सो आज के करंट अफेयर्स 15 जून 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर पंजाब। गुड मॉर्निंग जी। पंजाब और हरियाणा की इशू को लेके है। बेसिकली जो पंजाब स्टेट असेंबली की बिल्डिंग है उसे लेके था, पर डायरेक्टली क्वेश्चन ना पीसीएस के लिए कंसर्न करता है ना यूपीएससी के लिए कंसर्न करता है। कंसर्न किस चीज के लिए कि ये पार्ट है चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, जो तुम्हारी यूनेस्को वर्ल्ड RITA हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसे बनता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा तुम्हारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसी का ही पार्ट तुम्हारी पंजाब असेंबली की बिल्डिंग है, पंजाब सेक्रेटरीट, जिसमें हरियाणा सेक्रेटरीट भी पड़ता है। 1966 में दोनों लगे हुए थे, इस कारण बिल्डिंग सेम है, बिल्डिंग को दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, तो उस बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स अपने आप में है। चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में पड़ता है। ठीक है, ली कार्बूजियर द्वारा बनाया गया था, इसी कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मार्क किया गया। 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। ठीक है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ पे बैठती है, पंजाब और हरियाणा की भी असेंबली भी यहीं पे होती है। ठीक है, फिर चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में टोटल 3 बिल्डिंग्स और 3 मॉन्यूमेंट्स और एक लेक, तो टोटल 7 चीजें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें पैलेस ऑफ असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी जिससे करंट अफेयर बना है वो आया, सेक्रेटेरिएट जो इसके साथ वाली बिल्डिंग है, हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, ज्योमेट्रिक हिल और टावर ऑफ शैडोज, और इसके सिवा सुखना लेक। ठीक है, ये टोटल तुम्हारा चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो तुम्हारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं? देखो, दुनिया में यूनेस्को का बेसिकली अवेयरनेस और एजुकेट करने का काम है दुनिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई स्पेशल स्टेप्स उठाता है प्रोटेक्शन के लिए या कुछ, ये प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है। अगर लोगों को उस मॉन्यूमेंट बारे, उसके इतिहास बारे, उसके सिग्निफिकेंस बारे पता चलेगा, तो लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज्यादा कॉशियस रहेंगे कि ज्यादा ध्यान से उसके आसपास कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे। पर ऐसा भी नहीं है ये अपनी मनमर्जी से कोई भी मॉन्यूमेंट को डिक्लेयर कर देता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहले जो वहां की नेशनल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया की जो सरकार है, भारत सरकार, वो बोलेगी कि हमारे इस मॉन्यूमेंट को इसमें ऐड कर दिया जाए। इससे भारत सरकार को क्या फायदा है? भारत सरकार को ये फायदा है कि वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे जब बाहर से लोग घूमने इंडिया आना चाहेंगे, ये सारी साइट्स एक तरह से वर्ल्ड मैप पे आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ने का चांस है। हमें उसके बदले क्या करना होता है? इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है, इन्हें सेफ गार्ड करके रखना है, इनकी लगातार जो रेनोवेशन चाहिए होती है, कहीं क्रैक्स आगे बिल्डिंग में कुछ, उन सारी चीजों में पैसा लगता रहता है। तो इनकी संभाल का मोटिव भी अचीव हो जाता है और दूसरी साइड टूरिज्म भी बढ़ जाता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये हैं। इन्हें सिलेक्ट किन ग्राउंड्स पे किया जाता है? कोई कल्चरल, हिस्टोरिकल या साइंटिफिक ग्राउंड होना चाहिए इनका। बेसिकली दो जो ग्राउंड्स पड़ते हैं वो है कल्चरल और नेचुरल। देखो, कल्चरल और नेचुरल क्या है? यहाँ तो साइट कल्चरली इंपॉर्टेंट हो या नेचुरली। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज कोई भी ऐसी साइट है जो हमारी पूरी हिस्ट्री या हमारे कल्चर के डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन, उसके अलग अलग जिस फेज से हम निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं उसे दर्शाती हो। जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, तुम्हारे गुजरात में रानी की वाव हो गया,
ये सारे ह्यूमंस ने कैसे एक वेल्स बनाए हैं, कैसे तुम्हारे इतने बड़े बड़े किले बनाए हैं, तो ये इंडिया की पूरी हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो ये तुम्हारी कल्चरल चीजें हैं, ठीक है। दूसरी होती है नेचुरल चीजें। अब कुछ हमारे यहाँ पे जैसे काजीरंगा जैसे कुछ हमारे नेशनल पार्क्स में हैं जो इसके हिस्से हैं, ठीक है। वो क्यों है इसके हिस्से? क्योंकि वहाँ पे जो लोकल इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस लोकल एरिया का पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है, वहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाती हैं, सब कुछ वहाँ की नेचुरल, इन कुछ पहाड़ों का जैसे बहुत बड़ा रोल है। तो इस कारण जो अर्थ की एवोल्यूशन की कोई बहुत बड़ी चीज हो, या इन्वायरमेंट की एवोल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, या जहाँ पे वो जो तुम्हारी वाइल्ड लाइफ है वो बहुत अनोखी पाई जाए, उसे नेचुरल चीजें कहते हैं, दूसरों को कल्चरल चीजें कहते हैं। ये दो क्राइटेरियाज हैं। टोटल करके तुम्हें सबसे बेसिक जो स्टेटमेंट आ सकती है, टोटल करके 10 क्राइटेरियाज हैं। अब कौन से क्राइटेरिया ज्यादा हैं? 6 कल्चरल हैं और 4 नेचुरल हैं। ऐसी स्टेटमेंट हर साल किसी ना किसी पेपर में स्टेटमेंट बन के आई होती है। ये चीजें इग्नोर हो जाती हैं हम जब पढ़ रहे होते हैं, इस कारण ये चीजें मैं खासकर तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी सारे पॉइंट्स तो तुम पढ़ ही लोगे, ये चीजें ना इग्नोर हो जाती हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इन्हीं क्वेश्चंस का चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल, फैक्चुअल डिटेल में नहीं जाते, पर बहुत ही बेसिक डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो बस आंखों के आगे से मिस होगी। तो इसे ही कहते हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल, जो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड जो शिफ्ट होने लगा है। पहले बीच में 2016 15-16 के करीब सब कुछ एनालिटिकल आने लग गया था, तो लोग एनालिसिस एनालिसिस, अब एनालिसिस विद अ पिंच ऑफ फैक्ट आने लग गया, कि थोड़ा सा फैक्ट, अगर मतलब फैक्ट कैसे कि जो तुम्हारी आंखों से मिस हो गया। एनालिसिस तो इसमें भी है कि तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या हैं, तुमने सामने लिखी हुई इंफॉर्मेशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है। बाद में घर जाके हमेशा देखोगे वो जो टॉपिक होगा उसी के आसपास कहीं वो लाइन लिखी होती है। तो इस कारण ये चीजें यहाँ दिखानी से बहुत जरूरी है। दूसरा, लेट्स सपोज कोई कंट्री ने कोई नाम पहले लिस्ट जिसे किया था, उसकी पूरी बाउंड्री हर चीज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। पर कल वो कंट्री उस चीज की बाउंड्री, जैसे कोई नेशनल पार्क ही हो गया, उनकी बाउंड्रीज कई बार बढ़ानी या कम करनी पड़ती हैं। कोई नाम बदलना है या कोई और जैसे जो ऊपर क्राइटेरियाज दिए हैं, ये 4 इसमें हो गए और 6 उसमें हो गए, तुम सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है, ताकि तुम्हारी इंटरनेशनल लिस्टिंग चेंज हो जाए। तो हर चेंज ऐसा नहीं है कि अब उसके बाद एक बार तुम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हो गए, उसके बाद वहां पे ना चेंजेस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसी कारण जो सिटीज है ना, हमने बहुत कम सिटीज को ये चीजें रिकमेंड की हैं, बिकॉज होता क्या है उसके बाद जो सिटी के, हाँ जी हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? किसी का माइक ऑन हुआ था, चलो कोई नहीं। हाँ, मैं क्या बता रहा था, तभी हमने बहुत कम सिटीज को, ठीक है, जयपुर जैसे सिटीज पर बहुत कम सिटीज को हमने इन चीजों में ऐड करवाया है। बिकॉज जब हम सिटीज को ऐड करवाते हैं ना, उनमें पूरे के पूरे चेंजेस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि अगर तुमने कोई भी चीज इन चीजों में चेंज करवानी है, मतलब जो इसकी लिस्टिंग में है, चाहे शहर का नाम तक है वो, या बिल्डिंग का नाम है, उसके लिए तुम्हें स्पेशल फिर से एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी, अगर उसे दोबारा से तुम वर्ल्ड हेरिटेज साइट मार्क करवाना चाहते हो, मतलब बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम पुरानी में ही एडिट करके उसे बोलोगे कि ये पहले सेलेक्ट हो चुकी थी, पहले उसे वही टेंटेटिव, यानी कि अभी चुनी नहीं गई है पर अभी पोटेंशियल लिस्ट में फिर से वो डलेगी, फिर दोबारा सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो चेंजेस कर सकते हैं, पर चेंजेस अगर करेंगे तो ये पूरे प्रोसेस से दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेशनल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो ऑब्वियसली होती है कि वो अपने मॉन्यूमेंट्स का नाम कुछ भी चेंज कर सके, पर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हट जाएगा, उसे दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया लुक्स टू डिप्लॉय नेवल लाइसेंस
हम क्या कहते हैं, दो जगह पे अपने नेवल पर्सनल्स एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने पिछले साल जो हमारा, पहले ये बताता हूँ, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन है, इसे गुड़गांव में शुरू किया है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी अलाइड कंट्रीज है जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उनके साथ ना हम नेवल पर्सनल्स एक्सचेंज करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब अल्टीमेट गोल होता है कि वहां पे अपने पर्सन्स को डिप्लॉय करके, एक तो उनके मेथड्स, उनके ट्रेनिंग्स जानना, दूसरा एक्टिवली लीगल चैनल्स में, ऐसा नहीं कि कोई जासूस के तौर पे उसे डिप्लॉय किया जाता है, लीगली हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उनके लोग हमारे यहाँ पे होते हैं, हमारे लोग वहाँ उनके होते हैं। हमारी नेवीज में फिर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। अगर हमारा एक पर्सनल उनकी बोर्ड में बैठा होगा, उनके इंफॉर्मेशन के सेंटर्स में होगा, तो उसे ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करवाएंगे वो अपनी हर एक्टिविटी में, तो उनकी और हमारी नेवी की कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, बिकॉज वो अल्टीमेटली हमारी नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। वैसे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर हमारे साथ हैं, तो हम इंडियन ओशन में कोई भी एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। जैसे हमारे में हमने जो सेंटर ओपन किया उसमें फ्रांस के, यूएस के, हमने सबको इनवाइट किया है। ठीक है, जिनके साथ भी हमारी अच्छी बनती है। यहाँ लिखा भी हुआ है कौन कौन है हमारे साथ। हाँ, जैसे कि मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और सेचल्स, इन सब ने हमारे कोस्टल रडार चेन को ज्वाइन किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम रडार पूरा सिस्टम बिठाएंगे इन सब के साथ इन कोऑर्डिनेशन। कोई भी वैसल इंडियन ओशन में पास करेगी, जितने में रडार्स हैं, चाहे वो सबमरीन हो चाहे नॉर्मल शिप हो, जब यहाँ सारी जगह रडार्स प्लेस होंगे और इंडिया के कोस्ट के चारों होंगे, ये सारे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि कौन सी शिप कहाँ से किस कंट्री की पास कर रही है। तो जैसे हमें चाइना का बहुत बड़ा खतरा है, हमारे इंडियन ओशन में उनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। इस कारण हमारे लिए, हमारी नेवी को ये प्रेजेंस बढ़ानी, और अपनी, खासकर देखो हमारे पास रिसोर्सेज इतनी अभी नहीं है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपनी शिप्स हद से ज्यादा बढ़ा सकें जो पूरे के पूरे इंडियन ओशन को पेट्रोल कर सकें। तो बेटर वे अभी हमारे लिए क्या है कि हम इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा गैदर करें, ताकि अगर हमारे पास सारे इंडियन ओशन की इंफॉर्मेशन होगी, तो हमें सारे चाइनीज वैसल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमें पता चलेगा अगर वो कहीं पे कोई कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी वैसल्स, हमें पता बहुत जल्दी चल जाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है, नेवी ज्यादा बड़ी इस टाइम चाइना की भी नहीं है, पर चाइना के पास पैसा है उसे एक्सपैंड करने का, हमारे पास अभी पैसा नहीं है। इस कारण हम ये सारे इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी ये डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इंडियन ओशन कमीशन है, ये क्या है? बेसिकली अफ्रीकन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है उनका एक तरह से लिंकअप है, एक जॉइंट यूनियन है। ठीक है, मतलब कोलैबोरेशन है, यूनियन है, कोलैबोरेशन ज्यादा बेटर वर्ड होगा। जिससे ये इंडियन ओशन की जो नॉलेज है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज है, सिर्फ ऐसा नहीं है सिक्योरिटी मैटर्स, साइंटिफिक मैटर्स भी, तुम्हारे पोल्यूशन मैटर्स भी, इन्वायरमेंटल मैटर्स भी, फिर तुम्हारे इंडियन ओशन में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पायरेसी की। पायरेसी क्या है कि पायरेट्स हैं यहाँ पे, वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ये वैसे पायरेट्स नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी शिप्स पे आके लूटते हैं। ये होते हैं जो तुम्हारी, वो चार बंदों को उठाने वाली छोटी सी बोट नहीं होती, जो लोग रिवर्स में या लेक्स में ले घूमते हैं, वो वाली बोट्स वाले पायरेट्स हैं ये। पर ये अपने साथ जैसे कई बार AK-47 ऐसे गन्स कैरी करते हैं। तो बहुत पास्ट में, अब तो बहुत पुरानी बातें होगी, 80s के टाइम की बातें हैं, लास्ट टाइम ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस हुआ हो जहां पे एक शिप लूटी गई हो। उसके बाद से क्या हुआ, सारी वर्ल्ड ने, बिकॉज इंडियन ओशन ऐसी जगह जैसे सारे तुम्हारे ऑयल टैंकर्स यहाँ से पास कर रहे हैं, तो यहाँ से इन सारे टैंकर्स को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हारे जैसे चाइना से सामान यूरोप जाना है, वो भी यहाँ से जाना है,
तो अगर ये लूटा गया, ऐसा होता है, ये ज्यादातर जो पायरेट्स आते हैं तो मैप में देखोगे कंट्री है सोमालिया, सोमालिया से आते हैं। सोमालिया में ना हद से ज्यादा गरीबी है, वहां पे सरकार नहीं है, इट्स अ स्टेटलेस कंट्री। वहां पे सरकारें कोलैप्स कर गई हैं, कोई सरकार पीछे, मतलब वहां पे जो सरकार है उसके पास कंट्री का 20% एरिया भी उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो सारा का सारा एरिया स्टेटलेस घूम रहा है, सबने अपने छोटे छोटे वहां पे माफिया बना के रखे हुए हैं जो अपने अपने एरिया को चलाते हैं। वहां पे माना जाता है कि तुम बस एक बारी कोई शिप लूटने में अगर कामयाब हो गए तो सारी लाइफ तुम्हारी सेट है। इस कारण और सोमालिया में भूखमरी बहुत बुरी तरह फैली हुई है, इस कारण लोग रिस्क लेते हैं जान का। इस कारण इनसे शिप्स को बचाने के लिए, बिकॉज हमारा तो करोड़ों का सामान है उसके अंदर, सारी दुनिया ने अपनी कुछ नेवल वेसल्स इंडियन ओशन में रखी हुई हैं। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज एक सी रूट फिक्स होते हैं, ठीक है, कि ऑलमोस्ट शिप्स सारी ऐसे ही पास करती हैं, ज़्यादा दूर दूर से नहीं करते होते हैं, सी रूट्स फिक्स होते हैं कि यहाँ से ही निकलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो होता क्या है कि इतना स्ट्रेच लेट्स सपोज फ्रांस संभाल रहा है, इतना स्ट्रेच चाइना संभाल रहा है, इतना स्ट्रेच इंडिया संभाल रहा है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ट्रेड रूट्स बटे हुए हैं। तो इसके लिए कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही एक लोकल कोलैबोरेशन के लिए इंडियन ओशन कमीशन भी है, जो कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस और फ्रांस, फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड पड़ता है इंडियन ओशन में। ठीक है, ये तुम्हें वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है या किसका है। मैप में देखना, ये मॉरिशियस मेडागास्कर के पास ही रीयूनियन आइलैंड है वहाँ पे। फिर तुम्हारे सेचल्स लास्ट कंट्री, इन सब में कोलैबोरेशन है। बाकी इसके 7 ऑब्जर्वर कंट्रीज है जिनके साथ जो मेंबर्स नहीं है, पर उन्हें ये अपना पार्टनर मान के उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। कौन कौन है? चाइना है, इंडिया है, जापान है, तुम्हारे माल्टा, माल्टा तुम्हारे यहाँ पे पड़ जाती है, इसे कौन सा ओशन कहते हैं, सॉरी मेडिटेरेनियन सी में पड़ जाती है। फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर एक तुम्हारी फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और लास्ट यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, 1982 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में सबसे पहले क्रिएट हुई थी, 84 तक ये चालू हो गया था। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉरिशस में है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे इसके गोल्स हैं जो मैंने तुम्हें समझाए हैं कि वही पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन हो जाती है, इकोनॉमिक और कमर्शियल कोऑपरेशन हो जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम आता है, और रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हेल्प करता है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इसी के अंडर ही मतलब एक तरह से कैरी आउट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी तुम्हारे स्ट्रैटेजिक नेवल वाटर वेज, जो मैंने तुम्हें ये बताया ना सिक्योरिटी के पर्पस से, जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बोला जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से डील करती है, उसके इंफॉर्मेशन को अपने पार्टनर कंट्री से ये शेयर करते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया कि ट्रेड रूट्स एक्चुअली इंडियन ओशन के अंदर, ये पायरेट्स की प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, सिर्फ सोमालिया के कारण इंडियन ओशन में है। ठीक है, सारे इंडियन ओशन में भी नहीं है। इसकी एक बाउंड्री बनाई हुई है जो पाकिस्तान की, जहां से बाउंड्री शुरू होती है ओशन की, पाकिस्तान जहां से शुरू होता है वहां से बिल्कुल सीधी बाउंड्री खींच दो, वहां से लेके जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके एंड तक, ये सारी की सारी, मतलब ये तुम्हारा रेड सी कवर हो गया सारा। ठीक है, मतलब यहाँ से पूरा सुएज कनाल तक आ गया, सुएज कनाल तक ये सारी बाउंड्री पड़ती है जहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके इस साइड भी, मतलब इंडिया की साइड भी प्रोटेक्शन नहीं है, और दूसरी साइड भी मेडिटेरेनियन सी में प्रोटेक्शन नहीं है। बाकी सारी दुनिया ओपन है, बस एक कंट्री, बिकॉज वहां पे बुरी तरह सरकार कोलैप्स की हुई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इस कारण वहां पे स्पेशल कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। ठीक है, लास्ट में हमारा अपना इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन पे हम नज़र रख पाए, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, इसलिए हमने अपने लाइड कंट्रीज के साथ मिलके
हमने अपना सेंटर सेट किया है जिसमें हम अपनी अलाइड कंट्रीज के साथ मिलके इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उन्हें देते हैं, उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें देते हैं। खास फोकस हमेशा हमारा और हमारे अलाइड कंट्रीज इस टाइम जो है यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, और बढ़ने वाली जो कोऑर्डिनेशन है जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया भी बाउंड्री शेयर करता है इंडियन ओशन के साथ, इस कारण आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पार्टनरशिप इंडिया की बढ़ती रहेगी। तो हम सब और यूके भी इन्वॉल्व है। इंडिया की ऑब्वियसली अलाइनमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, जो डेवलप्ड देश है उनके साथ है, चाइना से ज़्यादा, वो तो क्लियर मैटर दिखता ही है हमें। तो इस कारण हम सबका मेन कंसर्न चाइना और चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस ही है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम जब आपस में शेयर करते हैं, जैसे एक यूएसए की 7th फ्लीट जो इंडियन ओशन की भी कमांड संभालती है, इंडो पैसिफिक पूरी की कमांड संभालती है, बहुत सबसे बड़ी फ्लीट है तुम्हारे यूएस नेवी की। उसके कमांडर की एक स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया के साथ मिलके हम जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इससे हमें चाइना की एक एक वेसल पता लग रही है कि हम कहाँ पे हैं। तो हमसे बड़ा नेटवर्क एक्चुअली यूएसए का है। यूएसए को फायदा कहाँ से हुआ है, जो इंडिया ने ये छोटी छोटी कंट्रीज में अपने रडार सिस्टम्स बिठा दिए हैं। तो हमें यूएसए से इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे लिए इंडो पैसिफिक का पूरा एरिया कवर हो जाता है। हमारे लिए जो चाइना का थ्रेट है, जो चाइना की सबमरीन्स का खासकर थ्रेट है, वो सारा का सारा हम दूर करने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं जब तक हमारे पास इतना पैसा या कैपेसिटी नहीं आ जाती कि हम अपनी खुद की नेवी स्ट्रांग बना सकें। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, बिकॉज इंडिया की एक्चुअल प्रायोरिटी हमेशा हमारे लोगों की गरीबी कम होना चाहिए। अगर गरीबी कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेस भी बढ़ेंगे, देश भी बढ़ेगा, तो अपने आप तरक्की होगी। पर लोगों को भूखे रख के, जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है, लोग भूखे मरे तो मरे पर आर्मी पे पैसा लगना चाहिए, वो वाली पॉलिसी हमारी नहीं है। इस कारण हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट, एक इनडायरेक्टली एक न्यूज में बहुत ही अंदर जाके, ठीक है, छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, पर ऐसी सी लाइनों से तुम्हारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन तो तुम्हारे इन्वायरमेंट में ऐसे ही निकलते हैं। तो इस कारण इस पे जब डिटेल में पढ़ते हैं तो ये नाम तब सामने आते हैं, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बेसिकली न्यूज़ क्या हुई थी कि आखिरी बारी इंडिया और चाइना में कब गन शॉट्स फायर हुए थे। तो हमारे बीच में एक तो 62 में वॉर हो चुकी है इंडिया चाइना में, उसके बाद 67 जब इंडिया जीता था, 62 में हम हारे थे, इंडिया 67 में इंडिया जीता था। इंडिया के अराउंड 80 सोल्जर्स मरे थे, चाइना के 400 से ज़्यादा मरे थे। उसके बाद चाइना ने विड्रॉ कर लिया था लड़ाई से, मैदान खाली कर दिया था। इस कारण इसे इंडिया की विक्ट्री के लिए माना जाता है। हम 62 को तो बार बार याद करते रहते हैं, हम 67 की कहीं बात ही नहीं करते जहाँ पे हमने चाइना को हराया था। ठीक है, तो 5 साल में इंडिया ने अपनी इतनी कैपेसिटी बना ली थी कि हम चाइना को टक्कर दे पाए थे। पर आखिरी शॉट्स 1975 में फायर हुए थे। ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पे जैसे कहते हैं एम्बुश अटैक हुआ था। एम्बुश, एम्बुश का मतलब क्या होता है? एम्बुश का मतलब होता है कि तुम्हें पता है कि दुश्मन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, उनके केस में हम दुश्मन है, तुम्हें पता है कि दुश्मन यहाँ पे निकलेगा, तुम क्या करते हो, वहां पे बिल्कुल छुप के, इन्वायरमेंट में ही जैसे मिक्स हो गए हो वैसे छुप के, मतलब पूरा कैमोफ्लेज नहीं डाला होता, पर इन्वायरमेंट में बिल्कुल सही जगह पे बैठ के वेट करते रहते हो कि दुश्मन आएगा, जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे हमला हो सके, चारों ओर से फायर ओपन करेंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे। ये एम्बुश सबसे ज्यादा कारगर पॉलिसी होती है पूरी की पूरी। मतलब ऐसा होता है कि 10 लोग 100 लोगों की पूरी फौज को भी, मतलब जो बटालियन आई है उसे भी खत्म करके रख सकते हैं। तो बहुत ही कारगर माना जाता है। जो ये एम्बुश का प्रिंसिपल कहाँ काम आता है, जब हिस्ट्री में हम देखें मराठास और मुगल्स की, औरंगजेब के टाइम पे और शिवाजी महाराज के टाइम पे जब बैटल्स होती थी, मराठास कोई ताकतवर पावर नहीं थे, कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थे, मुगल्स बहुत बड़ी पावर थे।
और मुगल की सेना बार बार क्यों इस एरिया में आके हारती थी? बिकॉज शिवाजी और उनकी सेना एम्बुश करने में बहुत तेज थे, उन्हें इसके सारे टैक्टिक्स आते थे। ठीक है, इसे गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। तो बहुत ही कम लोगों से बहुत ही इफेक्टिव वार होता है। तो हमारे ऊपर हुआ था 1975 में, चाइना ने किया था। ठीक है, तो तब फुल स्केल लड़ाई नहीं हुई, चाइना ने अपोलोजाइज भी नहीं किया ऑब्वियसली। ठीक है, चाइना ने कहा इंडियन पार्टी हमारी साइड आ गई थी तो हमें फायर करना पड़ा, उन्होंने फायर किया, हमने कहा उन्होंने फायर किया, डी एस्केलेट कर लिया गया। पर हमारे 4 जवानों की इसमें शहीदी हो गई थी। तो इस कारण ये इशू पुराने, अगर मैं तुम्हें कंटेक्स्ट में बताऊं कि एम्बुश और गुरिल्ला वॉरफेयर कहाँ होती थी, मराठास और मुगल्स के टाइम पे ये बहुत ज्यादा थी। मराठास ने इसी से ही मुगल्स की जो दक्कन में कमर थी वो तोड़ी थी। 3 पासेस जो तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश में इस करंट अफेयर में मेंशन किए गए, बोमडिला, तुलुंगला और बमला। बोमडिला तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से हाँ अरुणाचल प्रदेश में, ये डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत नहीं, ये तो चलो पूरी लाइन थी इस कारण लिख दिया, बस ये याद रखो अरुणाचल प्रदेश में। तो लुंगला से ही जुड़ा हुआ ये करंट अफेयर आया था बेसिकली, बाकी सारे तो उसके आगे सब पार्ट्स आगे आगे चीजें आई थी, मतलब मेन जो हेडिंग में था वो तुलुंगला ही था। ठीक है, तो तुलुंगला भी तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखना। 75 में तुलुंगला में ही शॉट्स फायर हुए थे। बुमला, बुमला तुम्हारा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 35 किलोमीटर अवे है तवांग शहर से, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तवांग शहर ना बिल्कुल बॉर्डरिंग शहर है, और माना जाता है कि जो दलाई लामा, इस टाइम वो इंडिया में है, जब तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया, दलाई लामा इंडिया आ गए थे और इंडिया में उन्होंने रिफ्यूजी का स्टेटस लेके वो यहाँ पे ही रह रहे हैं। ठीक है, एक्साइल में वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो जो तुम्हारे दलाई लामा है, वो माना जाता है कि बुमला क्रॉस करके, बिकॉज वो तवांग शहर आए थे ये पता है, तो वहां आने का जो पास है वो बुमला ही है। तो इस कारण माना जाता है कि वो बुमला के द्वारा तवांग आए, तवांग में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें वेलकम किया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक्साइल में उन्हें रिफ्यूजी का स्टेटस प्रोवाइड करके इंडिया में रखा। और भी जितने भी टिबेटियंस इंडियन आए, हमने उन सबको भी रिफ्यूजी का स्टेटस दिया। और जो तुम्हारा धर्मशाला है वो एक तरह से तभी तुम्हारा टिबेटियन सेंटर के तौर पे भी काम करता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा टिबेटियन पॉपुलेशन है, काम नहीं करता, मेरा मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारा टिबेटियन पॉपुलेशन है। वो इसीलिए है बिकॉज गवर्नमेंट ने वहाँ पे उन्हें रीसेटल करने की कोशिश की है। इससे एक चीज और जो मेरे अभी माइंड में आ रही है वो बतानी तुम्हें बहुत जरूरी है। एक ना यूनेस्को, सॉरी यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी कन्वेंशन है हमारे 1950 की। इसके अंडर कोई भी रिफ्यूजी अगर उसकी जान को खतरा है उसके ओरिजिनल कंट्री में, जो भी इसके सिग्नेटरी हैं जिन्होंने इस पे साइन किया है, अगर किसी भी सिग्नेटरी कंट्री में कोई रिफ्यूजी आता है बॉर्डर क्रॉस करके जैसे मर्जी, जिसकी उसकी ओरिजिनल कंट्री में उसकी जान को खतरा है, उसके पूरी लाइवलीहुड को खतरा है, तो जिस कंट्री में वो भाग के आया है उसे वहां पे रखना पड़ता है, उसे रिफ्यूजी का स्टेटस देना पड़ता है, उसे सारे पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ते हैं, सारे हक देने पड़ते हैं। मतलब ये वोटिंग वोटिंग नहीं, मतलब राइट टू लाइफ हो गया, ऐसे के हक। ठीक है, पर ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इंडिया ने इसे साइन नहीं किया वो। तो हमारे ऊपर किसी भी रिफ्यूजी को रखने की कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, हम रिफ्यूजीज वापस मोड़ सकते हैं क्योंकि हमने ये कन्वेंशन साइन नहीं की, तो हम इंटरनेशनली बाउंडेड नहीं है इन्हें वापस भेजने के लिए, मतलब सॉरी इन्हें रखने के लिए हम इंटरनेशनली बाउंडेड नहीं है, हम वापस भेज भेज सकते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी जब 2016 ऑनवर्ड्स खासकर तुम्हारे रोहिंग्या ना मुस्लिम कम्युनिटी है एक, जो तुम्हारे साथ में म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा भी है,
म्यांमार या बर्मा जैसे मर्जी बुला लो, यहाँ पे ये कम्युनिटी रहती है। जो म्यांमार है ना, ये टिपिकली तुम्हारी एक बुद्धिस्ट देश है, इनका ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बुद्धिस्ट, इनकी आर्मी सब कुछ, आर्मी तक इन्वॉल्व है इन मुस्लिम्स को मारने के लिए, इनके घर जलाने के लिए, ठीक है, इनके सारे लैंड सब कुछ पूरा तबाह करने के लिए शरेआम मार देती है इनकी आर्मी ने। तो बेचारे डर डर के, आसपास दो कंट्रीज हैं जहां जाने का ऑप्शन है, एक तो तुम्हारा बांग्लादेश है और दूसरा इंडिया। तो स्टार्टिंग में ही इंडिया भी आने शुरू हुए थे, खैर अभी भी आते हैं, पर इंडिया ने ज्यादातर इन्हें वापस भेज दिया। इंडिया ने नहीं रखा बिकॉज हमारे नॉर्थ ईस्ट पहली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और वहाँ पे ट्राइबल सेंटिमेंट्स इतने हैं कि अगर कोई भी आउटसाइडर आया तो फिर से रिवोल्ट्स भड़कने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस कारण हम ये रिस्क नहीं ले सकते। इंडिया ने साथ के साथ इन्हें म्यांमार में सबको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हमारी सिरदर्दी नहीं है। तो ज़्यादातर रोहिंग्याज उसके बाद बांग्लादेश जाने लग गए। तो बांग्लादेश में इस टाइम रोहिंग्या पॉपुलेशन को लेके बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है। वो लगातार माना जाता है कम से कम तुम्हारे 7 लाख के करीब रोहिंग्यास बांग्लादेश आ चुके हैं। इसके चलते हुए इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए एक मिशन इंसानियत शुरू किया था, जिसमें इन रिफ्यूजीज को खाना रेगुलरली, पानी की बोतलें, ये सब कुछ हमने प्रोवाइड करवाना हर मंथली बेसिस पे शुरू कर दिया था। अभी भी बीच में एक्टिव है, पर अब इतना ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट नहीं करते। बांग्लादेश भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है। तो बांग्लादेश कर क्या रहा है, इंडियन ओशन के बीचों बीच एक बांग्लादेश का, मतलब बांग्लादेश की बाउंड्री से थोड़ी दूरी, उसका एक खाली पड़ा हुआ आइलैंड है। वो वहाँ पे घर बनवा रहा है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे ही छोड़ देगा, प्रॉपर एक पूरी कम्युनिटी डेवलप कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद रोहिंग्यास को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी खुद की लाइवलीहुड शुरू कर सके, ठीक है, बिना किसी खतरे के। तो शायद लॉन्ग टर्म में रोहिंग्या वहाँ पे सेटल भी हो जाए और बांग्लादेश की कम्युनिटी का एक्टिव मेंबर भी बनने लग जाए। पर अभी फिलहाल के लिए बांग्लादेश उन्हें अपने से एक तरह से दूरी बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के सारे करंट अफेयर। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं तो बस ये है सारे करंट अफेयर्स। थैंक यू।